बताता हूँ कि एक बात ये थी, हमने जब डिस्कशन करना स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा एक भाई का केस हमने किया था, जो भाई मार्केट जाया करते थे और होलसेल मार्केट से शहर 12 समोसे लेकर आके सेल किया करते थे। होलसेल मार्केट में जब ये हाफ फ्राइड समोसा वहां से उठाया करता था, शहर लाएगा, फ्राई करके सेल करेगा, तो ये पूरे थैले की कॉस्ट इसको आया करती थी 480 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मंडी में जब ये बंदा 480 रुपए का पैसे पे करके 12 का थैला साथ लेकर आ रहा था, तो इसको कॉस्ट पर यूनिट एक समोसे की कॉस्ट क्या आ रही थी? 480 रुपए डिवाइड बाय 12, कितनी कॉस्ट आ रही है? 40 रुपए पर यूनिट, ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी बेसिक एग्जांपल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, वरना हमारे पूरे सिलेबस में घूम फिर के चाहे प्रोसेस हो, जॉब बैच कॉस्टिंग हो, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन हो, आपने निकालना कॉस्ट पर यूनिट ही है। तो मैं ये मोटा मोटा देसी हिसाब के अंदर आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ये जब आप मैनेजर को रिपोर्ट करोगे ना कि सर हमारे कॉस्ट कार्ड में 40 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, वो इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके, मार्केटिंग का खर्चा ऐड करके अपने पास कस्टमर के पास सेलिंग प्राइस चार्ज करेगा। मसला ये था कि जब ये आइटम यहां पर पहुंचते पहुंचते शहर में आया, तो शहर में आते आते जब हमने थैला खोला तो हमें पता चला कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से हमारे थैले में ऑन एन एवरेज हर राउंड के अंदर जब हम 12 समोसे लेके बाहर निकलते हैं, तो जब हम शहर तक पहुंचते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 10। अब मसला ये है कि अगर ये बंदा कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, एज्यूम करें सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं कर रहा, आप सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे, थीम तब भी सेम रहेगी, जितने का समोसा इसने लिया ये उतने का ही सेल कर रहा है। इसने मंडी से निकलते हुए समोसा जो है वो कितने का लिया? 40 रुपए का। अच्छा, ये बात आपको फौरन समझ में आ जाएगी क्योंकि आजकल फेसबुक पे वीडियोस बहुत चल रही हैं, फ्रूट का बाइकआउट करें, और जैसे जैसे बाइकआउट स्टार्ट हुआ सारा और महंगा हो गया। सर ये 40 रुपए का आइटम अगर ये बंदा यहां पर शहर लाके बेचना स्टार्ट करे तो इसके पास बेचने के लिए कितना आइटम अवेलेबल है? अगर मसला ये है कि ये बंदा 40 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट सेल करता है तो उसकी जेब में कितने पैसे आएंगे? इफेक्टिवली स्पीकिंग, रास्ते में ये जो माल खराब हुआ ना, इसके 80 रुपए इस बंदे की जेब पे बढ़ गए। जो दुकानदार होता है, ठेले वाला होता है, जो फ्रूट रख के अपने ठेले पर बेच रहा है, उसने तो कभी कॉस्टिंग नहीं पड़ी, लेकिन उसे हमसे ज्यादा अच्छी कॉस्टिंग आती है, वो ये सारे काम नहीं करता। वो बोलेगा भाई मैंने कारोबार स्टार्ट किया था पैसे कमाने के लिए, अपनी जेब से पैसा पे करने के लिए नहीं। तो अब वो ठेले वाला क्या करेगा? वो जब शहर पहुंचेगा ना, थैला खोलेगा, 2 समोसे उसमें से वेस्ट हैं, वो बोलेगा हर दफा ऐसा ही होता है। तो वो ये वाली कैलकुलेशन जो है वो करने के बजाय अब कैलकुलेशन को चेंज करेगा, बोलेगा यार 480 रुपए मैंने खर्च किए थे, इनपुट था मेरा 12 यूनिट्स का, लेकिन 12 के बाद नॉर्मल लॉस हर दफा हर राउंड के अंदर 2 यूनिट मेरे वेस्ट हो जाते। लंबी करके बात कर रहा हूं, इन शॉर्ट, उसको तो नहीं पता नॉर्मल लॉस क्या होता है। थैला खोलेगा, देखेगा 10 यूनिट है, 480 को किससे डिवाइड कर देगा? और जब वो 480 को 10 से डिवाइड करेगा मेरा बच्चा, तो उसके पास कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी? तो बेसिकली हो पता क्या रहा है? हो ये रहा है कि मंडी से बाहर निकलते वक्त हमारी पर यूनिट कॉस्ट 40 रुपए की थी, शहर आते आते प्रोसेस एंड होने के बाद, नॉर्मल लॉस प्रोसेस करने के बाद हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? ये जो 8 रुपए का इंक्रीज आया है, बेसिकली ये नॉर्मल लॉस का वो जो नुकसान है, वो जो 2 समोसे का वेस्ट हुआ है, वो 2 समोसे का वेस्ट हमने हर समोसे के ऊपर स्प्रेड कर दिया। एक समोसा था कितने का? तो 2 समोसे थे, होंगे जो है वो कितने के? तो बेसिकली ये जो 80 रुपए का नुकसान हमें हुआ है, लॉस जो हमें हुआ है, ये 80 रुपए का लॉस हमने 10 यूनिट के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो आइटम 40 का हुआ करता था वो 48 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि कल को जब आप मार्केट जाके 48 रुपए का समोसा बाय करेंगे तो आप 8 रुपए उस लॉस के भी पे कर रहे हैं जो लॉस इस कंपनी ने बेयर किया है ड्यूरिंग द रूट। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन याद रखें, जिस लॉस की मैं बात कर रहा हूं ये नॉर्मल लॉस है, ये स्टैंडर्ड लॉस है, ये एक्सपेक्टेड लॉस है। नॉर्मल लॉस की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी नॉर्मल लॉस की एक्सप्लेनेशन ये होती है कि वो लॉस जो कस्टमर अगर इस प्रोसेस को अपने घर पर भी ऑपरेट करे तो भी इनकर करना पड़ेगा। अगर कसाई मार्केट जाके बकरा लेकर आता है, बकरे का वजन समझ लो 120 किलो है, हट्टा कट्टा बकरा है, बकरा काटने के बाद, खाल निकालने के बाद, वेस्ट निकालने के बाद हमारे पास बच गया 100 किलो। तो जो आपका कसाई है जब वो कॉस्टिंग करेगा, वो अपनी कॉस्ट को 100 किलो से डिवाइड करेगा, 120 किलो से डिवाइड करेगा? वो 100 किलो से डिवाइड करेगा। क्यों सर? बेसिकली नॉर्मल लॉस की जो 20 किलो की जो खाल की कॉस्ट है वो आपसे वो करेगा रिकवर। मसला ये है
अगर आप इस बात पे उस बंदे से फड्डा करें कि भाई वो तो ओजड़ी थी और उसमें खाल थी और वो दुम थी, उसके पैसे तो हम नहीं देंगे, तो आपका कसाई आपको बोलेगा एक काम करो, ये पकड़ो जाके बकरा और घर पे खुद जाके जो है वो काट लो। लेकिन आपको पता है जब आप घर पे खुद जाके भी ये प्रोसेस रन करेंगे, आपको भी ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस उस चीज को बोलते हैं जो कस्टमर अगर खुद भी प्रोसेस ऑपरेट करे तो भी उसको बेयर करना पड़ेगा, वो अपने पास से ये काम नहीं कर सकता। तो आपके रजिस्टर में एक जुमला लिखा हुआ था कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। देखिए कि ये जुमला आपके पास है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। सर एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? बिजनेस खुद। तो एग्जांपल नंबर 2, अगले दिन बंदे ने दोबारा 1 दर्जन समोसे लिए, 480 रुपए पे किए, शहर आते आते नॉर्मली 10 समोसे बच जाते हैं, 2 वेस्ट होते हैं। उसने कॉस्टिंग कर ली, कॉस्टिंग करके एक समोसे की कॉस्ट आ रही थी 48 रुपए का सेल कर रहा होगा। लेकिन इस दफा जब इसने थैला खोला तो इस भाई को पता चला कि बेसिकली मेरे पास 8 समोसे रह गए हैं, 2 समोसे पैकिंग की वजह से डैमेज हो गए रास्ते में। लेकिन ये 2 समोसे कस्टमर की मिस्टेक नहीं थी, ये किसकी मिस्टेक थी? बिजनेस की मिस्टेक थी, पैकेजिंग आपने की थी। तो अब कस्टमर बोलेगा भाई अगर मैं मंडी खुद जाऊं तब भी मुझे 48 रुपए का समोसा पड़ेगा। मैं नॉर्मल इनएफिशिएंसी का पैसा तो पे करूंगा, लेकिन जो इनएफिशिएंसी आप कर रहे हो उसका पैसा पे नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मैंने आपकी इनएफिशिएंसी का पैसा पे करना स्टार्ट कर दिया, एबनॉर्मल लॉस, तो कल को थैला खोलने पे अगर एक समोसा बच गया तो कस्टमर क्या 480 रुपए का समोसा साथ लेकर जाएगा? कभी भी नहीं। तो अब क्या होगा, अब जब ये पैकेट बाहर आएगा तो इस पैकेट के अंदर से हमारी कंपनी 48 × 8 रुपए के समोसे सेल करेगी। कितना बनता है जरा चेक कर ले प्लीज, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। 380, 384 हमारी जेब में आएंगे। और सर वो 2 समोसे जो थे सर उसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 समोसे इस 48 रुपए में ऐड हो चुके हुए। ये जो 8 रुपए इसके अंदर आपको एडिशनल नजर आ रहे हैं वो इन 2 समोसों का है। लेकिन ये 2 समोसे एबनॉर्मल लॉस, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। 96, अगर आप टोटल पैसे निकालें तो ये 480 बन रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, 384 का माल आपने बेच दिया और 96 का माल जो आपने बेचना था आप नहीं बेच पाए, क्योंकि आपकी वजह से वो हो गए डैमेज। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज होगा, ये आपके मुनाफे को कम करेगा। तो अगर आपने इन पे कोई प्रॉफिट अर्न किया होगा तो आपका प्रॉफिट यहां से कम होना स्टार्ट होगा। तो आपके रजिस्टर में दूसरा जुमला क्या लिखा हुआ, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है। साथ में आपने एक जुमला और भी लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सर इसी कहानी को आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सो दैट एवरीवन कैन बी ऑन द सेम पेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट क्लास को उनको पता नहीं था कि लास्ट क्लास हुई है। जो आखिरी क्लास में कंसोलिडेटेड क्वेश्चन था मैं बोर्ड पे लिखता हूं और उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन एक नहीं है, वो कंसोलिडेटेड क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट है। तो उस 3 पार्ट में आपकी सारी कहानी जो है वो हो जाएगी पूरी। मुझे ये बताएं, जो लोग लास्ट क्लास से पहली क्लास अटेंड कर चुके हैं उनके रजिस्टर में कितने एग्जाम्पल्स हैं? सिर्फ 2 ही होंगी, ऐसा ही है? लास्ट क्लास में कितनी एग्जाम्पल हुई थी? जो लोग आए थे उनसे पूछ रहा हूं, 5वीं मैंने एग्जाम्पल दी थी या 5 हो गई थी? छठा सवाल एग्जाम्पल दिया था। तो फिर एक काम करें, जिन लोगों ने लास्ट क्लास मिस की है वो इंशाल्लाह आज आपको यूट्यूब के अंदर मिल जाएगी, और आपको अगले 2 दिन भी जो है वो मिल जाएंगे, ताकि आप अपने लेक्चर पूरे कर लें। कल और परसों शायद आपकी क्लास ना हो, शायद नहीं, कंफर्म आपकी क्लास जो है वो नहीं होगी। अब जब भी आपकी क्लास होगी वो हफ्ते के दिन होगी, और उसके बाद फिर हम रेगुलर इंशाल्लाह अपनी जो 4 दिन की क्लासेस हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अपने रजिस्टर में जाके 6-7 पेजेस छोड़ दीजिए प्लीज। यस, 1 सेकंड रुक लीजिए, 1 सेकंड, सवाल नोट कर ले। 6-7 पेज छोड़ दे अपने पास जाके प्लीज, और 6-7 पेज छोड़ के अपने रजिस्टर में जाके लिखे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, हाँ भाई किसके पास थे एग्जाम्पल नंबर 6? ये मैं दोबारा बोर्ड पे नोट कर रहा हूं ताकि इसको बोर्ड पे सॉल्व कर ले। किसी के पास सवाल है? नहीं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है, रफ में किया है। अच्छा सर ये एग्जाम्पल नंबर 6 जरा नोट करें। मैं थोड़ा सा ये सवाल चेंज भी जो है वो कर रहा हूं, इस एक सवाल के बाद आपके सारे मसले हल हो जाएंगे।
ये लो, पास कर देंगे। थैंक यू। अच्छा जी, जो लोग नहीं आए थे लास्ट क्लास के अंदर, उनसे मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास के बाद जाके जो क्लास वाला लेक्चर था वो दोबारा एक दफा देख लीजिएगा। एक और चीज ब्रीफ कर दूं सर, ये एग्जाम्पल में हम क्या सीख रहे हैं कि जितने भी क्लास एग्जाम्पल है इसमें क्या हो रहा है। इस क्लास एग्जाम्पल में हम मल्टीपल काम कर रहे हैं। पहला काम, हम एग्जामिनर की जबान सीख रहे हैं। जो 2-3 सवाल आपने किए होंगे, आपको एहसास हो रहा होगा हर दफा मैं वर्ड्स यहां पे चेंज कर रहा हूं। ये मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, घर से साथ लेके नहीं आया सर, ये एग्जामिनर की शायरी है। ये आपको सवालात के अंदर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि हमें इंटरप्रेट किस तरह से करना है। कुछ बातें मैं किसी सवाल में स्किप कर देता हूं, बीच बीच में वो बातें आपको नोट करवाता रहूंगा। मिसाल के तौर पे प्रोसेस कॉस्टिंग में जो ओवरहेड्स यहां पर जा रहे हैं, ये कौन से वाले हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कि एक्चुअल ओवरहेड? सर ये बात आपको याद हो गई है, अब मैंने आप नोट करे, सवाल में ये बात स्किप नहीं की, किसी और सवाल में ये बात मैं दोबारा घूम फिर के जो है वो ले आऊंगा। अगली चीज, एग्जामिनर का असेसमेंट का स्टाइल, किस चीज के कितने मार्क्स होते हैं। ये जो मैंने इसको रिक्वायरमेंट के अंदर ब्रेकअप किया हुआ है, ये रिक्वायरमेंट भी मेरी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट चेंज करता रहूंगा। अभी कुछ सवालत के बाद यही 4 रिक्वायरमेंट में किसी और नाम के साथ लिखूंगा, वो मेरा नाम नहीं है। हमारे एग्जामिनर ने पास्ट में डिफरेंट नाम यूज किए हुए हैं। तो बेसिकली आप एग्जामिनर का स्टाइल कैच कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट कैच कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है, सही है। लेकिन ये देसी स्टाइल में जो है वो सीखी हुई बात है। इसी बात को कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने किस तरह से ट्रांसफर करना है, ये आपको यहां पर आना स्टार्ट होगा। तो ये सवाल छाप लें, छाप के मुझे बताएं। प्लीज इसको सॉल्व मत करें, ये आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। भैया रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना। एक कंसोलिडेटेड जो है वो सवाल है, जरा सवाल पे गौर करने, सवाल के अंदर क्या क्या आ रही है बातें। हमने मटेरियल ऐड किया है 10,000 किलो 50 रुपए के हिसाब से, तकरीबन मोटी मोटी बात करूं 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल मैंने मशीन के अंदर ऐड कर दिया। इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उस पर मजीद 5 लाख रुपए खर्च किए। ये जो मजीद 5 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं, पिछले हर सवाल में मैंने तोड़ के दिए हुए थे, सवाल में मैंने जोड़ के दे दिए डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये कौन से वाले प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं? एब्जॉर्ब। इन दोनों को एग्जामिनर जब मिला के बोलता है तो अक्सर औकात हमारे पेपर की जबान में कन्वर्जन कॉस्ट बोला जाता है। तो आज के बाद अगर मैं आपको सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट और 5 लाख रुपए लिख के दे दूं तो आप समझ जाएं कि एग्जामिनर लंबी किए बगैर ब्रीफ इंफॉर्मेशन के अंदर काम कर रहा है। सर नॉर्मल लॉस हमने एक्सपेक्ट किया है इनपुट का 20%, इसका मतलब इतना नॉर्मल वेस्ट होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक्चुअल आउटपुट। हम कॉस्टिंग कब करते हैं? महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पर? सर हम दोनों में करते हैं, महीने के स्टार्ट में भी करते हैं, महीने के पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए सीपीयू जो आप काम कर रहे होते हैं वो हम करते हैं मंथ के स्टार्ट में, और जो आप टी अकाउंट बनाते हैं वो आप बनाते हैं मंथ के। पेपर में हमारा ये कंसर्न होता ही नहीं है। पेपर में जब एग्जामिनर आपके पास रिक्वायरमेंट दे रहा होता है तो आप खुद ही समझ जाते हैं कि मुझे फोरकास्ट भी करना है और मुझे असल टी अकाउंट भी बनाना है। तो आए जरा गौर करें, मैं बात कर रहा हूं पहले महीने की। ये एक सवाल नहीं है, 4 सवाल है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, जनवरी में आउटपुट जो है वो क्या आया? 6,000। अब मुझे ये 5 काम करने हैं, 4 काम करने में, ये बारी बारी सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज छापना मत, क्योंकि 4 सवाल हैं, छापने का टाइम बहुत होगा आपके पास। एक सवाल मैं करूंगा, एक आप करेंगे, एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, 4 सवाल हमारे हो जाएंगे मुकम्मल। सर मुझे सबसे पहले बनाना है क्वांटिटी स्केड्यूल, प्रोसेस अकाउंट, कॉस्ट पर यूनिट। तो जरा गौर करना प्लीज। मैं सबसे पहले जाके एक टी अकाउंट बना रहा हूं। ये टी अकाउंट किस चीज का है मेरे भाई? WIP, जिसको आप प्यार से वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस अकाउंट बोल रहे होते हैं। सही है?
अच्छा, जिन लोगों की बिल्कुल पहली क्लास है ऑनलाइन फिजिकल बोथ, कुछ क्लास पहले हमने एक लेक्चर दिया था जहां पर हमने एक आर्ग्यूमेंट होल्ड किया था कि हमारी कंपनी में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उस मटेरियल की 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वो होता है रॉ फॉर्म के अंदर, जिसको आप प्यार से क्या बोल रहे होते? घर की आपको एग्जांपल दी थी, आप मार्केट से जो आटा लेकर आए हैं तो वो जो रूखा भूसी फॉर्म का आटा आपके पास आ रहा है थैले के अंदर, वो क्या चीज हो जाएगा? अच्छा, उस आटे को आपने गूंद लिया, आटा अभी भी है लेकिन अब उसके अंदर आपने मेहनत कर ली है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? जिसको आप प्यार से प्रोसेस बोल रहे होते हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस बारे के अंदर बात कर रहे हैं? ये 15 मार्क्स का एग्जाम का सवाल, 15 मार्क्स, आपको 35 और स्कोर करने हैं सिर्फ। 85 थोड़ी स्कोर करने, 100 मारोगे क्या? 35 और स्कोर कर रहे हैं आपने। ये बात कर रहा है WIP के बारे में, और जब ये प्रोसेस होके बाहर आएगा तो इसके पास क्या बन जाएगा? रोटियां आपके पास बन गई हैं। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज प्रोसेस। लेकिन मसला ये, इसके बारे में आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के साथ बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो मैं जो भी बोर्ड पे टी अकाउंट बना रहा हूं वो किस चीज का है? प्रोसेस का। सर हमने इस महीने में टोटल इनपुट किया है मेरे भाई 10,000 का, और 10,000 के इनपुट के बदले मैंने कॉस्ट लगाई है 5 लाख रुपए। एक कॉस्ट मैंने इसके ऊपर और लगाई है, कन्वर्जन कॉस्ट 5 लाख रुपए की, ऐसा ही है? अच्छा सर, आउटपुट में मेरे पास आए हैं फिनिश गुड्स। टी अकाउंट में फिनिश गुड कौन से वाले आते हैं? एक्सपेक्टेड वाले कि एक्चुअल वाले? एक्चुअल वाले, क्योंकि हम खाता बनाते हैं महीना एंड होने के बाद। ये नॉलेज कॉस्ट अकाउंटिंग की नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप सीख कर आए। अगर भूल गए तो उर्दू में दोबारा बोल देता हूं। खाते क्लोज होते हैं, अकाउंट ईयर एंडेड बनता है जब आप पूरा प्रोजेक्ट एंड कर रहे होते हैं। सर कितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए? 6,000। दूसरा आइटम आपके पास था नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस। कितना बोल रहा है यहां पर? 20% ऑफ इनपुट। तो मैं हाथ के हाथ बाहर निकाल सकता हूं। 20% ऑफ इनपुट क्या बन रहा है? 2,000। तो अगर आप गौर करें तो मेरा क्वांटिटी स्केड्यूल मैच नहीं कर रहा। यहां पे क्वांटिटी स्केड्यूल आ रहा है 10 और यहां पे क्वांटिटी स्केड्यूल आ रहा है 8। मेरा बच्चा, ये जो 2,000 की शॉर्टेज आपके पास आ रही है ये क्या है? इसको आपकी जबान में अब नॉर्मल लॉस बोला जाएगा। वजह सर मोटा मोटा हिसाब किताब है, हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। कितना इनपुट किया था? कितना बाहर निकलने का एक्सपेक्टेशन था? सर 20% वेस्ट का मतलब है 80% बाहर आना चाहिए था। तो 10,000 का 80% मतलब 8,000 में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मशीन से बाहर आएगा, लेकिन मशीन से कितना बाहर आया? इसका मतलब मशीन से जितना माल प्रोसेस होकर सही बनना चाहिए था वो नहीं बना। तो ये जो 2,000 एडिशनल वेस्ट हुए हैं, ये 2,000 बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह यहां पर हमने जब थैला खोला तो हमें पता चला यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन में शामिल नहीं थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरी एक्सपेक्टेशन में शामिल थे उनका नाम क्या रख दिया, और जो मेरे एक्सपेक्टेशन में शामिल नहीं थे उनका नाम क्या रख दिया। ऐसा ही है सर। अब मैं इसकी कॉस्टिंग करने जा रहा हूं। बाय द वे, ये जो मैंने टी अकाउंट में यूनिट्स को इक्वल किया है, इसको हमारी जबान में क्या बोला जाता है? पेपर में ये क्वांटिटी स्केड्यूल 2 से 3 मार्क्स का होता है। सर इतना सा ऑब्वियसली अभी आप बेसिक एग्जांपल्स के अंदर हैं, जब आप इंटरमीडिएट और एडवांस में आएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थीम यही रहेगी, मुश्किल नहीं होगा, बाय द वे लंबा हो जाएगा। 2 से 3 मार्क्स आपके सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल के हैं। सर अगला काम मैं करने जा रहा हूं, कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट की। प्रोसेस का मसला क्या है? प्रोसेस कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, रुक नहीं रहा। तो हम दोनों के दोनों एस्टिमेट, कॉस्ट का और नंबर ऑफ यूनिट्स का, महीना एंड होने पे नहीं निकालते, महीने से पहले निकालते। कस्टमर जब दुकान पर मुझसे प्रोडक्ट बाय करने आएगा, कस्टमर ने मुझसे समोसा बाय किया, बोतल बाय की, कंज्यूम करके बोला पैसे बता दो, तो हम उसको ये तो नहीं बोल सकते भाई अभी मशीन ऑन है, महीना एंड होगा, मशीन बंद करके फिर हम कॉस्टिंग करेंगे। सर अंदाजे की बेस पे पैसे चार्ज कर दें, तो आप अंदाजे की बेस पे अगर पैसे चार्ज करेंगे तो आप महीने के एंड पे भी कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि आपने 1 जनवरी को हमसे, पहले रमजान में हमसे समोसा बाय किया था, वो हमने आपको 30 रुपए का बेचा, अब हमें एहसास हुआ कि हमने महीने में समोसे कम बनाए तो एक समोसे की कॉस्ट आ रही थी 100 रुपए, 70 रुपए और दे दें, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें कॉस्टिंग पहले करनी है। तो जो भी नॉर्मल लॉस का एस्टिमेट है पहले से आएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? दोबारा बता दूं, एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ये जो वर्ड मैं एक्सपेक्टेड का जानबूझ के यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी आप नए नए हैं। ये कॉस्टिंग कब हो रही है? महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड पर? वेरी गुड। प्लस ये खाता कब बन रहा है? महीने के स्टार्ट में, महीने के एंड। सबूत क्या है? सबूत ये है
कि सर यहाँ पर आपने आउटपुट कौन सी वाली यूज की है? एक्चुअल आउटपुट मुझे महीने के स्टार्ट में तो नहीं पता होगी, वो तो मुझे महीने के एंड पे ही पता चलेगी। तो ये बड़ा एक कॉमन चीज होना स्टार्ट हो गई है। आपसे कोई भी सवाल पूछे, सर हम कॉस्टिंग कब कर रहे हैं? अबे भाई ये पर हम जो कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाल रहे हैं ये महीने के स्टार्ट में निकाल रहे हैं, और जो खाता बना रहे हैं वो महीने के। अच्छा, एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? सर टोटल कॉस्ट में सारी कॉस्ट आती है। पहली क्लास डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो आप प्रोसेस को डायरेक्ट चार्ज किया करते थे, इनडायरेक्ट कॉस्ट आप चार्ज किया करते थे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैं इस बारे में लंबी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोसेस के डोमेन से ज्यादा जॉब बेस्ड कॉस्टिंग में बहुत काम आएगा, प्रोसेस में कम काम आता है। लेकिन मैं आपको बोल चुका हूं कि पहला टॉपिक सेक्शन बी को हम पूरा इंटीग्रेट करके जो है वो बात कर रहे हैं। सर कितनी कॉस्ट आ रही है टोटल मेरे भाई? 10 लाख। इसमें मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है? 8,000। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 8,000 कितना बनता है दोस्त? 125 पूरा आ रहा है। अच्छा जरा गौर करें, मैंने किससे डिवाइड किया है? 10 से डिवाइड नहीं किया। क्यों? सर वो जो नॉर्मल लॉस के 2,000 के यूनिट्स हैं वो कौन रिकवर करेगा? वो भी कस्टमर रिकवर करेगा। तो एक यूनिट मुझे जो है वो कितने का पड़ना चाहिए था? 100। आखिरी सवाल एक दफा दोबारा से आपको तंग करने की नीयत से, ये कैलकुलेशन मैंने कब की? अच्छा ये मुझे कब पता चला? अब कॉस्टिंग तो मैंने पहले से कर ली है, इसका मतलब प्रोडक्ट के ऊपर पहले से ही प्राइस प्रिंट हो गई है। और वो प्राइस क्या है? एज्यूम करो प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी चार्ज होगा, लेकिन जो भी प्रॉफिट चार्ज होगा वो किसकी बेस पर होगा? ये महीने के स्टार्ट में किया हुआ है। तो अब मैं अपने खातों में जाऊंगा और बोलूंगा एक यूनिट 125 रुपए का पड़ना चाहिए था। मैंने कितने बनाए? तो 125 इंटू 6,000 के हिसाब से 7,50,000। नॉर्मल लॉस तो भाप बन के उड़ रहा है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं इस सवाल के अंदर। सर एबनॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट आपने वेस्ट किए, ये आप बेच नहीं सकते। तो आपको याद होगा कुछ देर पहले एक समोसा जो आपको 48 रुपए का पड़ रहा था, जब आपने 2 समोसे अपनी गलती से वेस्ट कर दिए तो आपने खुद ही अपनी जबान से ये बात बोली कि एबनॉर्मल लॉस कंपनी बेयर करती है, ये 96 रुपए हम बेयर करेंगे। तो एक यूनिट बन कितने का आता दोस्त? तो 2,000 यूनिट वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? 125 इंटू 2,000, ये 2.5 लाख रुपए एबनॉर्मल लॉस हमारी कंपनी खुद बेयर करेगी। क्या ये टी अकाउंट यहां पे क्लोज होता है? तो अब आप देखें आपने क्या क्या काम कर लिए। रिक्वायरमेंट पे जरा गौर कीजिएगा प्लीज। सर आपने सबसे पहले पूरा कर दिया क्वांटिटी स्केड्यूल, आपने पूरा कर दिया प्रोसेस अकाउंट, टी अकाउंट आपका मुकम्मल हो गया है। थोड़ा सा इसको और मुकम्मल कर दूं, ये लो। और आपने एक्सपेक्टेशन की बेस पे कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दी। अब क्या रहेगी आपके पास? अच्छा अब मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं, ध्यान करना ये हल्के में नहीं है एंट्रीज, 2, 3, 5, 6 मार्क की एंट्रीज होती है, लेकिन इन एंट्रीज के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आए मैं जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। सर पहली एंट्री पास कर दे। पहली एंट्री क्या पास हो रही है? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, माल प्रोसेस होके वेयर हाउस में गया, एसेट बढ़ा, डेबिट। मशीन से प्रोसेस होके बाहर निकला, एसेट कम हुआ, क्रेडिट। कितने का? 7.5 लाख। ऐसे ही है। एंट्री नंबर 2 नॉर्मल लॉस, क्या एंट्री पास होगी? नहीं एंट्री पास होगी। वजह? सर एंट्री पास होती है मॉनेटरी वैल्यू की, खातों में बुक्स में वो चीज जाती है जिसके पैसे होते। जो भाप बन के उड़ गया उस पर दम दरूद आप पढ़ ले, कुल पढ़ ले, इसके पैसे नहीं बनते। हाँ अगर ये नॉर्मल लॉस जो वेस्ट हुआ है अगर ये मार्केट में स्क्रैप के तौर पे बिक सकता तो फिर पैसे चार्ज होते, और अभी बिकेगा। अभी तो हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। सर एबनॉर्मल लॉस की क्या एंट्री पास करूं मेरे भाई? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट भैया? WIP के अगेंस्ट। अच्छा एक मसला और आ गया, सवाल में बोला हुआ नहीं है लेकिन आपने, क्योंकि मैं आपको ये जाहिर बात चीज टीच कर रहा हूं, आपने ये काम पूरा करना है। क्या काम पूरा करना है? सर आपने एक टी अकाउंट और बनाना है। वो नया टी अकाउंट बनेगा किस चीज का? ये मैंने एबनॉर्मल लॉस का एक टी अकाउंट बनाया है और इस टी अकाउंट में पहली एंट्री पोस्ट कर दी है। क्या एंट्री पोस्ट हो रही है? एबनॉर्मल लॉस 2.5 लाख से डेबिट, किसके अगेंस्ट? अच्छा अपनी FR1 और IA की प्रीवियस नॉलेज को रिफ्रेश करते वक्त जरा मुझे ये बताएं, याद होगा आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस इनकम फॉर द ईयर एंडेड, इनकम और एक्सपेंस के सारे अकाउंट किस चीज से बंद होते थे? प्रॉफिट एंड लॉस से। एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इन सबको आप कैरिड फॉरवर्ड जो है वो कर देते हैं।
इनका सीडीबीडी बैलेंस आपके पास हुआ करता था। लेकिन इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट के साथ आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस से बंद करते थे, बिकॉज इट वाज फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट में एज डेट होता था, यहां पर फॉर द ईयर एंडेड। एबनॉर्मल लॉस, लॉस का अकाउंट है, किससे बंद होगा? तो मैं जब ये अकाउंट बंद करने जाऊंगा, इस सवाल में ध्यान से बात करूं, बड़ी आसान बात है ये। तो इस अकाउंट को मैं किस चीज से बंद करूंगा? सर इस अकाउंट को मैं बंद करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको बंद करने के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा? जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको बंद करने के लिए एंट्री पास करूंगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर ये एंट्री मैं यहां पास कर दूं तो मैं इसको यूं रीड कर सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने से? 2.5 लाख, किसके अगेंस्ट? अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट होने का क्या मतलब है? मुनाफा कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? तो वो जो जुमला आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो एसीजे के बच्चे याद कर रहे होते हैं, रटे मार रहे होते हैं, आपने वो जुमला लाइव बोर्ड के ऊपर जो है वो देख लिया है। क्या जुमला है? मैं दोबारा बता देता हूं। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है, ये आपने देख लिया। आपने 8,000 से डिवाइड किया, अगर कस्टमर बेयर ना करता तो आप किससे डिवाइड कर रहे होते? 10,000 से। और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कंपनी बेयर करती है, सर ये भी आपने देख लिया। एबनॉर्मल लॉस का लॉस कहां जा रहा है? तो अगर आप इस चीज को याद करने बैठ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बेहतर ये अगर टी अकाउंट बना के चीजों को रिकंसाइल करना स्टार्ट करें। अभी इस टी अकाउंट में कॉम्प्लिकेशन बढ़ना स्टार्ट होंगी, जब भी आप इसको ट्रेस कर ले तो आपके लिए आसानी है। क्या ये बात क्लियर होती है? तो ये जिस महीने का आपने खाता क्लोज किया है, इस महीने में हमें एबनॉर्मल लॉस हो रहा था, क्या ये बात क्लियर होती है? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको छापेंगे। और मंथ 1 छापने के बाद आप सब लोगों ने मंथ 4 करना है, अप्रैल। अप्रैल आप करेंगे, मैं बोर्ड पे उसको आपके आंसर को जो है वो चेक करवाऊंगा। कोई सवाल आपको हुआ तो आप पूछ लेंगे। देन विल जंप इनटू फेब एंड मार्च। फेब और मार्च एक जैसे हैं, जैन और अप्रैल एक जैसा है। जल्दी से इसको छापे, ये बहुत आसान चीज है, फटाफट आप पिक कर लेंगे। कितने लोगों ने पूरा पैक कर लिया? बस 7-8, ओके। ऑनलाइन में कितने लोगों ने पूरा पैक कर लिया मुजम्मिल के अलावा? मुजम्मिल, इफ्फत, आप दोनों का हो गया, शाबाश। ये जो बाकी लोग हैं भाई, फरजाद, कशिश, लाइबा, मानूर, मोहम्मद, रमज, रजा, रिजवान, रुताबा, सारिम, शब्बान, फहद, शब्बीर, उसामा, शाहिद, जैद, आसिफ, भाई सो तो नहीं रहे स्क्रीन खोल के? डन है, अच्छा अच्छा सही है यार। ऑनलाइन बच्चों को तो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए भाई। आप तो रिलैक्स अपने बिस्तर में बैठ के क्लास ले रहे हैं। चले जी सर, मेजॉरिटी बच्चों का हो गया है। आए जरा, जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं बोर्ड पर, इसको पैक करना स्टार्ट करें। मैं आपके साथ साथ ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं। अप्रैल के महीने में और जैन के मंथ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें ज्यादा चेंज है नहीं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की जब आदत बनाना स्टार्ट करेंगे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आए जरा सवाल को चेक करें मेरे भाई। सर आसान बात यह सवाल की, मैंने डेटा चेंज नहीं किया ताकि आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाए कि खेल जो है वो हो किस तरह से रहा है एक्चुअल के साथ। बेस्ट चीज तो ये है कि कोई भी टॉपिक पूरा करने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि सवाल का डीएनए आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए तो आप उसका सवाल बनाना स्टार्ट कर दें और अपने दोस्त से सॉल्व करवा लें, और दोस्त का बनाया हुआ सवाल आप सॉल्व कर लें। हो सकता है दोस्त ने गलत सवाल जो है वो बिल्डअप किया हो, बट व्हेन यू एंड अप मेकिंग रॉन्ग क्वेश्चंस आपको एहसास होना स्टार्ट होता है कि एग्जामिनर सोच किस तरह से रहा है। आपकी 80% मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगी। मैं एब्सोल्यूट नहीं बोल रहा, लेकिन 80% रिमूव होने का मतलब है कि अगर आप 80% के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लेना, आपके लिए मेरिट स्कोर करना आसान हो जाता है। पास तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। तो फिर ये चीजें ऐसी हैं, अगर आप शुरू से काम करेंगे तो होगा, आखिरी के महीने में होने वाला काम नहीं। आखिरी के महीने में बंदा सिर्फ पास करता है। भैया कितना इनपुट किया मैंने? 10,000। आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास? 5,000। ये क्या चीज है मेरे पास? फिनिश गुड्स। नॉर्मल लॉस कितना है? 20% ऑफ इनपुट। तो भैया ये क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर जो 3,000 की शॉर्टेज आ रही है, ये कहां पर आ रही है? ये नॉर्मल लॉस है सर, ये हमारी कंपनी ने खुद से जो है ये हरकत की है। अच्छा, मैं अगर इसके अंदर वैल्यूज भरना स्टार्ट करूं तो 5 लाख रुपए ये आ रहा है, 5 लाख रुपए ये आ रहा है। और इसके बाद अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालना स्टार्ट करूं तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट तो सेम आ रही है मेरे पास 1 मिलियन, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेशन तो हर महीने सेम थी, एक्चुअल चेंज हो रहा है। पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? तो आप नोट करें, एक्चुअल एक्टिविटी चेंज होने के बावजूद एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हो रही। भैया महीना चेंज हो रहा है, मशीन चेंज नहीं हो रही। मशीन तो सेम है, इनपुट तो आपका सेम है,
सर इस 125 रुपए को मैं यहां लेकर गया, 125 इंटू 5,000, 6,25,000 और 3,000 इंटू 125, ये 1 मिलियन यहां हो गया, 1 मिलियन यहां हो गया, ऐसा ही है। तो आपने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दी विच इज सेम, क्योंकि इनपुट आपका सेम है, मन चेंज हुआ है सिर्फ। टी अकाउंट बना दिया, क्वांटिटी स्केड्यूल बना दिया। अगर आप एंट्रीज पास करना स्टार्ट करें तो पहली एंट्री पास करेंगे फिनिश गुड की। कितनी एंट्री है भैया? 6,25,000, 6,25,000। अगली एंट्री अब नॉर्मल लॉस की है, कितनी कितनी भैया? 375, 375। सर यही 375 आप यहां जाके पोस्ट करेंगे अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में। 375,000 से डेबिट हो रहा है किसके अगेंस्ट? प्रोसेस के अगेंस्ट। आपको ये बात पता है, ऑनलाइन वाले बच्चे ने सवाल पूछा था, बेटा सुन लो जरा, कि हर इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से बंद होता है। तो साल के एंड पर जब एबनॉर्मल लॉस को मैं बंद करने जाऊंगा तो ये बंद किससे होगा सर? ये बंद होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से। तो मैंने एंट्री क्या पास की है? नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्रेडिट किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट एंड लॉस। आप प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हैं, मुनाफे को कम कर रहे हैं। कितने से कम कर रहे हैं दोस्त? 3,75,000 से। तो ये 3 एंट्रीज आपने पास की है, और 3 एंट्रीज पास करके आपने एक टी अकाउंट बनाया और कॉस्ट पर यूनिट बाहर निकाली। क्या इसमें किसी किस्म का फड्डा? कोई सवाल, कोई मुसीबत? अच्छा, कितने लोगों ने जो पूरा कर लिया था सवाल? ये मैच हो रहा है? कितने लोग बीच में थे और ये पूरा यहीं पे मूव कर रहे थे? बस सेट है। रिकॉर्डिंग बंद करो प्लीज, अगर आप बोर्ड पर आए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए यार। इनपुट कितना है दोस्त? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? 80%। एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 80% नॉर्मल लॉस बाहर निकालने के बाद। तो मोटी मोटी बात करूं, अगर हर महीने का इनपुट सेम है तो हर महीने मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है 8,000 का, ऐसे ही। आपने जनवरी का महीना पैक कर दिया, जनवरी के महीने में क्या हुआ था सर? एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा थी, एक्चुअल आउटपुट कम थी। मैंने 8,000 प्रोड्यूस करने तो मेरे पास क्या आ रहे? एबनॉर्मल लॉस हो गया। सर अप्रैल के महीने में भी सेम केस था। सेम केस क्या था? प्रोड्यूस करने थे 8, मैंने कितने किए? कम हुआ। अगर आप नोट करें फेब और मार्च के अंदर थीम बिल्कुल सेम है। फेब और मार्च में क्या हो रहा है सर? एक्सपेक्टेड आउटपुट 8,000 की है, लेकिन हो कितना रहा है? इसका मतलब ये जो 500 एडिशनल हुआ है ये हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। अच्छा, मसला ये है कि जब मैं ये चीज टी अकाउंट के अंदर फॉर्म करता हूं तो क्वांटिटी स्केड्यूल जब हिलता है तो बच्चा बोलता है सर ये इनपुट बढ़ कैसे गया? भैया इनपुट बढ़ा नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, एक नुकसान जो नुकसान होने से बच जाए उसको इनकम में कंसिडर किया जाता है। जिस तरह सेठ जो होता है मार्केट के अंदर बैठा हुआ, मेमन सेठ, एंड इट्स नॉट अबाउट मेमन सेठ। आपके सिलेबस में डिसीजन मेकिंग का एक पूरा टॉपिक एग्जिस्ट करता है जहां पर एक थीम पूरे उसके अंदर मूव कर रही है कि जो इनकम होने से बच जाए वो एक्सपेंस है। जिस तरह कल एक भाई ने फेसबुक पे स्टेटस शेयर किया हुआ था, आगे किसी ने पेश किया था, मजे की बात है इसने स्टेटस शेयर किया था, वो भी बंदा टीच ही करता है ओ लेवल्स के अंदर, तो मैं उसको जानता हूं। उसने शेयर ये किया हुआ था कि मैंने 2021 में सिविक बाय करी, पता नहीं कितने की, 46 की, 56 की, कुछ इस तरह के उसने रेट लिखे हुए थे। और वो सिविक मैंने भी कुछ अरसे बाद बेच दी, 1 साल बाद, तो पता नहीं 70-71 लाख कितने की सेल हुई है। तो वो कह रहा था कि अगर मैं पाकिस्तानी टर्म्स के अंदर चेक करूं तो मुझे 16 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कह रहा है मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। कैसे? उसने कैसे निकाला हिसाब? किस तरह से जो है वो निकाला? उसने हिसाब ऐसे निकाला कि 2021 में जितने की उसने सिविक ली थी, अगर उतने पैसों के डॉलर बाय कर लेता तो उसको $25,000 जो है वो मिल रहे थे। और जितने की उसने आज सिविक बेची, अगर डॉलर के रेट पे कन्वर्ट करो तो उसको बदले में $21,000 जो है वो मिलते हैं। तो उसने वो $4,000 के गैप को कैलकुलेट किया और बोला कि ये मेरा पाक रुपीस के अंदर 11-12 लाख रुपए का लॉस हो गया है। अब वो जो बात बोल रहा है ना, वो बेसिकली रेलिवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल के तहत बोल रहा है। लोग उसको शेयर भी कर रहे थे, सुनने में अच्छा लग रहा था, वो गुड। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बंदे से पूछेंगे, यही सवाल आप मुझसे एमएफए के अंदर पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूंगा बकवास बक रहा है। बकवास इसलिए बक रहा है, ये तो वही बात है कि मैंने 100 रुपए का एक मकान बाय किया और वो मकान 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए हो गया, बढ़ गया मकान, और मैं तुम्हें आगे बोल रहा हूँ यार लॉस हो गया। आपने कहा क्यों लॉस हो गया? यार ये 100 रुपए का अगर मैंने बहरिया में बुक किया होता तो 500 रुपए हो जाता, यहां 150 रुपए का हुआ है, तो मुझे 350 का नुकसान हुआ। अबे ये नुकसान नहीं है, ये तुमने डिफरेंट एसेट के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसके रेट अलग स्पीड से जो है वो इंक्रीज हुए। फिर मैंने नीचे दोस्तों कमेंट किया, मैंने कहा ये जो लॉस तुमने निकाला ना 11-12 लाख रुपए का, जरा टैक्स वालों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना।
क्योंकि जो टैक्स वाले होते हैं उनकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन किसी और फॉर्म के अंदर हो जो है वो साथ साथ हो रही होती है। लेकिन जो बंदे ने ये स्टेटस लगाया वो बेसिकली हमारे रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल यूज कर रहा है। देसी जबान में ये कॉन्सेप्ट है ना, जो मुनाफा होने से बच जाए वो क्या हो जाएगा, लॉस। आप यूं समझिए कि मैंने अपनी जिंदगी में एक कॉलेज में बाकायदा इस बात पे फड्डा किया हुआ है कि कॉलेज की एक हरकत की वजह से मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 2.5 लाख का नुकसान हो गया। बड़ा सिंपल सा, एक कॉलेज में मैं हुआ करता था, वहां पर एक टीचरों की ओरिएंटेशन हुई सीए एसीसी वालों की। तो एक टीचर हमारे पास हुआ करते थे, मैं उनके साथ था बैठा हुआ। वो टीचर किसी लिस्टेड कंपनी में फंड मैनेजर है। तो उस टीचर के साथ में बैठा बातें कर रहा था, तो ओरिएंटेशन हो रही थी। मैंने कहा सर छोड़े ओरिएंटेशन, ये बताएं मार्केट में क्या चल रहा है। वो टीचर फंड मैनेजर था, इन्वेस्ट किया करता था, उसने मुझे 2 दफा टिप्स दी थी, बड़ी अच्छी टिप्स दी थी, और मैं उसकी टिप पे ट्रेड करता था और मुझे हमेशा बेनिफिट होता था। मैं एक्टिव ट्रेड नहीं करता था। तो उसने मुझे, भाई फला फला एक है कंपनी, गंदारा इंसान, बाय कर ले। मैंने कहा सर क्या सीन है? कह रहा यार सीन नहीं पता, बस तू बाय कर ले। मैंने कहा आपने बाय किया? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा कितने का? उसने कहा यार अभी ना 100 रुपए का रेट हो गया, 86 रुपए का था। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बढ़ गया है। वो मेरी जिंदगी का पहला सबक था। तो उसने कहा यार तू बस खरीद के छोड़ दे, 3 महीने के लिए छोड़ दे। मैंने कहा सर तो मतलब मैं आराम से खरीद लूं? बोल रहा भाई क्यों टेंशन में? मैंने कहा सर टेंशन ये है कि मैंने कॉलेज को ना बिलिंग की हुई आवर्स की, कॉलेज ने मेरे पैसे क्लियर करने, वो पैसे अभी उन्होंने क्लियर नहीं किए। तो वो तकरीबन आई थिंक कोई 5 लाख रुपए बनते थे, 10 लाख रुपए बनते थे, कुछ तरह 5 लाख रुपए आई थिंक बनते थे। तो उसने कहा तू फटाफट बिलिंग करा और वो पैसे डाल और शेयर जो है वो तू ले ले, तू बोल तो मैं तेरे बिहाफ पे बाय कर लूं, तू मुझे महीने बाद कैश दे देना। मैंने कहा नहीं सर आप टिप दिया करो बस इस तरह की। मैं नीचे गया, सेठ को मैंने भर के दिया। मैंने कहा सर ये मेरा बिल है पुराना। तो पुराना बिल मतलब समझे क्या, अभी मैं टीच कर रहा हूँ ना, अभी कौन सा महीना जो है वो चल रहा है, मार्च। वो बिल सितंबर का था, 6 महीने पुराना। पता ये क्या सीन है? ये सीन ये था कि एक जमाने में अल्लाह का शुक्र है कि टीच जो है वो बहुत किया करते थे, पैसे नहीं करते थे चार्ज, क्योंकि उस कॉलेज का रूल था कि बिलिंग होगी आवर्स की तो पैसे देंगे। हम बिलिंग ही नहीं करते थे, पैसे नहीं मिलते थे, हमारा खर्चा थोड़ा बहुत था, गुजारा हो जाया करता था। और जब याद आता था पैसों के, एकदम से सारे 4-5 महीने के घंटे भर के बिल दे दिया करते थे। एक दफा तो ओनर ने बोल दिया कि भाई इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं आराम आराम से तोड़ तोड़ के दूंगा। वो सेठों की जो आदत होती है। तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर वो आप ये 5 लाख रुपए जरा मुझे दे दे फटाफट। तो उसने कहा हाँ मैं आपको जो है वो दे दूंगा। अच्छा, उस बॉस की बड़ी अच्छी आदत थी, वो मना भी नहीं करता था, काम भी नहीं करता था। सेमी गवर्नमेंट अप्रोच, मना भी नहीं करो काम भी नहीं। हाँ आज में कल में, आज में कल में, इसमें 3 महीने गुजर जाते थे। मैं उसको बोल के आया, मैंने कहा सर देखो वैसे इन 5 लाख का मुझे कोई काम नहीं था, अब मुझे इन 5 लाख का काम है। अच्छा मैं सोच के क्या बैठा हुआ था कि पड़े हुए मेरे तो किसी खर्चे में आ नहीं रहे हैं, सादा आदमी, मैं उस 5 लाख के वो शेयर बाय कर लूंगा। 100 रुपए के हिसाब से 5,000 आ जाएंगे। सर ने बोला, वो नाम सर का नहीं ले रहा, अभी भी आई थिंक शायद टीच करता हूँ उस कॉलेज में। तो मैंने वो शेयर बाय जो है वो करने थे। एक हफ्ता गुजरा, जुम्मा हफ्ता आया, सर को मैं बोल रहा हूँ चेक दे दे भाई, चेक दे दे। करते 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 उसने 2 हफ्ते गुजार दिए। उस दूसरे हफ्ते में उस कंपनी का शेयर जो 3 महीने के अंदर बढ़ना था, वो 3 दिन अपर लॉक लगा और 140 पर आ गया। जब वो 140 पर आ गया तो मेरा चेक भी आ गया। और मैंने उसी दिन उनको फोन किया सर को, मैंने कहा सर अब क्या सीन है? बोले यार अब हाथ नहीं डालना, अब टाइम जो है वो गुजर गया, अब महंगा पड़ जाएगा, अब बहुत बढ़ गया, क्योंकि तू 100 रुपए से देख रहा है, ये 70 रुपए से बढ़ रहा है। हमने तब से बाय करना स्टार्ट किया था। मैंने कहा अच्छा। मेरा बॉस से फड्डा हो गया, सेठ से अपने, बड़ा इंपॉर्टेंट फड्डा था वो, हमारा माइलस्टोन में पहला फड्डा था। मैंने कहा आपने मुझे 2 लाख का नुकसान दे दिया। बोलने पूरे पैसे दिए मैंने तेरे। मैंने कहा बढ़ गए पूरे पैसे, साले ये पूरे पैसे। अगर तुम मुझे ये 5, भाई मेरी कैलकुलेशन क्या थी? कैलकुलेशन मेरी ये थी कि इस 5 के साथ मैंने क्या करना था? शेयर बाय करने थे 5,000। 100 रुपए के हिसाब से बाय करता, अगर वो 140 के होते तो 7 लाख का हो जाता, तो बेसिकली वो 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। अच्छा इस नुकसान को आप मानते हो? बिल्कुल मानते हो सर, ये लॉस है, रियल लाइफ में होता, दुख है इस बात पर, फटा हुआ भाई पूरा बाकायदा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप इसकी एंट्री पास नहीं कर सकते। क्यों? मॉनेटरी वैल्यू है भाई, 2 लाख का नुकसान है, एंट्री इसलिए नहीं, इवेंट अगर नहीं हुआ दोस्त। आप कोई भी ऐसा इवेंट जो अगर नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रियल लाइफ जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। रियल लाइफ में जो फैसले होते हैं वो कारोबार के हिसाब से होते हैं। तो सेठ जब बोल रहा होता है ना कि यार हालात बहुत खराब है, अच्छा नहीं चल रहा, और तुम बोल रहे होते हो यार ये लैंड क्रूजर से उतर कैसे बात क्यों बोल रहा है? हो सकता है वो अंदर हिसाब लगा रहा हो कि मेरे पास अब तक 3 लैंड क्रूजर होनी चाहिए तो मेरे पास 1 है, तो बेसिकली मैं 2 लैंड क्रूजर के लॉस में खड़ा हुआ। हमारी फील्ड में ये लॉस पढ़ाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी बेस पर फैसले किए जाते हैं। तो हमारे पास जरा मेरे दिमाग में आए, मेरा बच्चा कितने यूनिट बनने चाहिए थे?
8,000, बन कितने गए? इसका मतलब 2,000 का नुकसान होना चाहिए था, नुकसान कितने का हुआ? 1,500 का। तो अगर एक्सपेक्टेड लॉस कम हो जाए तो जो लॉस होने से बच जाए वो इनकम है, जो इनकम होने से बच जाए वो लॉस है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखने। तो आए जरा सवाल को सॉल्व करें मेरे भाई। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनकर्ड, छापना मत प्लीज, पहले देख लो। 1 मिलियन सेम आ रही है। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रही है? 10,000 माइनस 2,000, 8,000 सेम आएगी। कितना आ रहा है? 125 रुपए पर केजी। जरा ध्यान करना प्लीज भैया, इनपुट कितना किया है मैंने? 10,000 का। एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है? नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस क्या आ रहा है? जरा ध्यान करना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर लॉस तो 1,500 का आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक्चुअल लॉस है। मैंने ये एक्चुअल नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है? तो आपने बहाने से एक बात और भी सीख लिया। क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर आउटपुट जो जाती है वो जाती है एक्चुअल वाली, लेकिन जो लॉस जाता है वो कौन सा वाला जा रहा होता है? एक्सपेक्टेड वाला। तो ये एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है, इसका जरा ध्यान रखना। 2,000 का लॉस होना चाहिए था, 8,000 की आउटपुट आनी चाहिए थी। 2,000 का लॉस तो नहीं हुआ, 8,500 की आउटपुट आ गई। क्या मतलब है इसका? सर ये जो 500 की शॉर्टेज हो रही है ना, ये शॉर्टेज कहां से हो रही है? 500 यहां से हो रही है। इस चीज को हमारी जबान में क्या बोला जाएगा? एबनॉर्मल गेन। तो प्लीज ये मत समझना कि मैंने इनपुट 10.5 का किया है। मेरा बच्चा इनपुट 10 का ही है, ये मैंने सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल को बैलेंस करने के लिए बात की, सिर्फ क्वांटिटीज को बैलेंस करने के लिए बात की है। लॉस होना कितने का चाहिए था? लॉस होना चाहिए था, और लॉस हो कितने का रहा है? 1,500 का। लेकिन वो 1,500 आपने ऐसे ट्रेस करनी है, 2,000 का एक्सपेक्टेड लॉस, 500 का गेन, नेट लॉस आपका हो गया 1,500 का। सर अब आ जाए जरा वैल्यूज की तरफ। 125 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 125 इंटू 8,500 कितना बनता है दोस्त? 125 इंटू 8,500 10,62,500, 10,62,500। अच्छा यहां पर 5 लाख आ गया, 5 लाख आ गया, और ये 125 के हिसाब से कितना बन गया भाई? 62,500। दोनों टी अकाउंट क्लोज हो गए। अब मैं एंट्री पास करनी स्टार्ट करूं, जरा ध्यान करना प्लीज। एंट्रीज के अंदर फिनिश गुड अकाउंट डेबिट कितने से? अच्छा दूसरी एंट्री, एंट्रीज अब वही चेंज। सर दूसरी एंट्री अब नॉर्मल गेन की है, क्या एंट्री पास हो रही है भैया? अच्छा प्रोसेस अकाउंट बढ़ रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, क्यों? सर जो नुकसान आपने करना था, जब वो नुकसान आपने नहीं किया तो आपके पास माल ज्यादा बच गया, तो ज्यादा माल की वर्थ क्या बन रही है दोस्त? 62,500। अच्छा एक बात आपको मालूम है अच्छी तरह, मालूम आपको ये है कि नॉर्मल लॉस तो कंपनी कस्टमर बेयर करता है, एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है? एबनॉर्मल लॉस कंपनी बेयर करती है, तो एबनॉर्मल गेन भी कौन बेयर करेगा? अगर एबनॉर्मल लॉस कुछ हो गया तो वो हमारी गलती थी, उसका लॉस हमने बेयर किया। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन हो गया तो वो हमारी एफिशिएंसी थी। कस्टमर अगर अपने घर पे भी काम करेगा तो ये एफिशिएंसी उसको वहां पर नहीं मिलेगी, तो इसका बेनिफिट भी हम लेंगे। ये एबनॉर्मल है, रोज रोज नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक टी अकाउंट बनाऊंगा, किस चीज का? एबनॉर्मल गेन का। पहली एंट्री क्या पास करूंगा? एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्रेडिट 62,500 से, किसके अगेंस्ट? अच्छा ये अकाउंट किस चीज से क्लोज होता है भैया? सारे अकाउंट क्लोज होते हैं पीएनएल से। तो ये जो आखिरी एंट्री मैंने पास की है इसको जरा पढ़ के सुना दें भाई। एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो एक जुमला नोट कर ले, पेपर में बहुत आता है 1 मार्क की थ्योरी के लिए। इस 3 एंट्रीज के बाद नीचे जुमला नोट कर ले। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर, यहीं पे रखो मेरे बच्चे कैमरा। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। और दूसरी बात नोट कर ले, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे बच्चों जल्दी से इसको छाप लीजिए, और छापने के बाद आप पूरा कर दें मंथ ऑफ मार्च,
जब आप पूरा कर लेंगे तो मैं उसको बोर्ड पे कर लूंगा। तो लास्ट क्लास में आपने जो भी मिस किया है वो सारे का सारा इस एक सवाल के अंदर हो गया। कितना बड़ा सवाल था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मूव करना है भैया। रिकॉर्डिंग 12,25,000 सर ये वैल्यू ज्यादा आ गई है, ये होना चाहिए था 8,000 इंटू 125। ये जो 1.25 लाख का बेनिफिट हुआ है क्यों हुआ है? ये 1.25 लाख का बेनिफिट यहां से हुआ है। सर हम यहां जाएंगे, ये 125 रुपए का एक यूनिट हमारे पास बन रहा है। ये 1,25,000 जो हमारे पास एडिशनल माल आया है, ये लॉस कम होने की वजह से आया है। तो 11,25 यहां पर आ जाएगा और 11,25 वहां पर आ जाएगा। शाबाश, बच्चे ने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दी, प्रोसेस भी निकाल दिया। एंट्रीज पास करते हैं भैया। फिनिश गुड अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट या WIP अकाउंट क्रेडिट बाय 1125। दूसरी एंट्री पास कर दे दोस्त, WIP अकाउंट डेबिट, प्रोसेस को बढ़ा दे। प्रोसेस के अकाउंट में माल ज्यादा बच गया है। क्यों बच गया है सर? क्योंकि हमने नॉर्मल गेन किया है। कितने का बेनिफिट हो गया? 1 लाख। और आखिरी एंट्री आपने क्या पास की थी? एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। और दूसरी बात आपने क्या नोट की थी? नॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कौन बेयर करता है? यार ये दरवाजा बंद करो इसको बेटा। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कौन बेयर करता है? बिजनेस खुद से। आए जरा आपको एक चीज चेक कराएं। बस छोड़ दे यार, छोड़ दे, तेरे पे पूरा भरोसा, छोड़ दे, आ जा। रिकॉर्डिंग बंद करो यार।